स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक और वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखने वाले हैं, जो कि आने वाले आपके सभी एग्जाम जैसे कि एसएससी, रेलवे, पुलिस, डिफेंस या स्टेट लेवल, नेशनल लेवल सभी टाइप के एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सेशन। तो वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, सी जी का संबंध अगर ई आई से है तो एफ जे का संबंध किससे होना चाहिए। ये क्वेश्चन जो है अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उनके नंबर से याद होने चाहिए कि एक नंबर पे ए है, 2 नंबर पे बी और 26 नंबर पे जेड है। अगर नहीं याद है तो आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले जो रफ शीट मिलती है उस पे ये सारे नंबर्स ABCD के क्रमानुसार आप लिख के पहले से रख लें, ताकि आपको इस तरह के जो भी क्वेश्चंस मिले आप इसको बहुत आराम से मतलब बिना टाइम गंवाए बना सकें। अब देखते हैं इनमें संबंध किस प्रकार का यहाँ पे हो पा रहा है। सी जी का संबंध अगर ई आई से हो पा रहा है तो एफ जे का संबंध किससे होगा। सी देखेंगे हम यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, जी यहाँ पे 7वें नंबर पे है, ई अगर ई आई की बात करें तो ई 5वें नंबर पे है और आई यहाँ पे 9वें नंबर पे। मतलब ये कह रहा है कि 3 3 7 5 9 इस प्रकार का कुछ क्रम बन रहा है। अब अगला देखेंगे एफ जे का संबंध अगर हमें स्थापित करना है तो एफ हमारा कितने नंबर पे है, 6ठे नंबर पे, और जे 10वें नंबर पे। अब यहाँ पे देखेंगे 6 10 अगर हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो अगला इसके साथ जो जुड़ रहा है वो होना चाहिए 8 12। ये जिस प्रकार से ये लोग जुड़ रहे हैं 3 7 5 9, तो 6 10 और 8 12 आपस में जुड़ पाएंगे। तो 8वें और 12वें नंबर पे है एच और एल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एच एल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 2 है, ड्राइविंग बस से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार फ्लाइंग संबंधित है डैश से। अब देखिए फ्लाइंग के साथ कौन सा यहाँ पे वर्ड आएगा। ऑप्शन से एयर, काइट, बर्ड या एरोप्लेन। तो देखिए ड्राइविंग जो है वो बस से अगर संबंधित है तो फ्लाइंग यहाँ पे देखेंगे तो एरोप्लेन से संबंधित हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए हालांकि उड़ने वाले यहाँ पे 2-3 ऑप्शन है, काइट है, बर्ड है, लेकिन बस एक व्हीकल है जिसमें सवारी जाती है, लोग जाते हैं, और इसका संबंध अगर ड्राइविंग से हो पा रहा है तो फ्लाइंग मतलब होता है उड़ाना, और उड़ाया किसको जाएगा, सवारी वाली जो चीज़ है वो यहाँ पे एरोप्लेन है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, दूरदर्शिता का अगर संबंध पूर्व ज्ञान से है तो निद्रा भाव का संबंध किससे होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, मतलब कि पर्यायवाची हैं। दूरदर्शिता और पूर्व ज्ञान मतलब आगे की चीज़ों को जान लेना ही पूर्व ज्ञान कहलाता है और वही दूरदर्शिता भी कहलाता है। अब बात करें निद्रा भाव की तो ये होती है अनिद्रा। अनिद्रा और निद्रा भाव दोनों एक ही चीज़ है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निद्रा भाव का जो सिनोनिम्स है मतलब पर्यायवाची है वो निद्रा हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, थंडर का संबंध अगर बारिश से है तो रात का संबंध किससे होना चाहिए। अब देखिए थंडर क्या होता है, जो बादलों की गड़गड़ाहट मतलब बादल का गरजना, इसको हम थंडर बोलते हैं। तो बादल गरजने के साथ अगर बारिश संबंधित हो पा रहा है तो रात के साथ यहाँ पे ऑप्शंस में कौन सा संबंधित हो पाएगा। ऑप्शन से दिवस, डस्क, अंधकार या शाम। तो रात में क्या होता है, अंधकार होता है, या रात की वजह से अंधकार होता है। जैसे थंडर की वजह से अगर बारिश होती है तो रात की वजह से क्या होता है, अंधकार होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही फिट बैठेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, बताएं इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो बाकियों से भिन्न है, अन्य से भिन्न है। ऑप्शन से 8 9, कुछ पेयर्स दिए हुए हैं यहाँ पे 8 9 64 8 36 6 और 7 49। तो यहाँ पे अच्छे से अगर आप देखेंगे तो 8 का स्क्वायर जो है वो 64 हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है और 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है, लेकिन 9 का स्क्वायर 80 नहीं होता, 81 होता है। ये एक कम है। तो ये ऑप्शन जो है 9 और 80 और 9 वाला पेयर जो है ये बाकी तीनों से भिन्न है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा देख के। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, चैप्टर बुक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ब्रिक से डैश संबंधित है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हिप, बिल्डिंग, क्ले या मैसन। तो देखिए चैप्टर अगर बुक से संबंधित हो पा रहा है मतलब चैप्टर मिला के एक बुक का निर्माण होता है, कई सारे चैप्टर्स मिल के एक बुक का निर्माण करते हैं। उसी तरह बहुत सारे ब्रिक्स मिलके एक बिल्डिंग का निर्माण कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी इजी था, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा ये।
अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी सांकेतिक भाषा में कॉर्नर को GSVRIV लिखा गया है, तो इसी सांकेतिक भाषा में सेंट्रल को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इनमें संबंध देखेंगे आपस में। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी बोला था कि अगर इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग जो अल्फ़ाबेट से होते हैं, उनमें आपको जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनके नंबर याद रखने बहुत ज़रूरी है कि कौन से किस नंबर पे है। अब देखिए CORNER का मतलब है GSVRIV। इसका मतलब ये हुआ कि C के जगह पे G लिखा गया है, O के जगह पे S लिखा गया है, R के जगह पे V लिखा गया। अभी कैसे लिखा गया इसको समझते हैं। C का देखते हैं, C का स्थान तीसरे नंबर पे है, और इसके बाद C के जगह पे जो G लिखा गया है उसका स्थान जो है 7वें नंबर पे, मतलब +4 का गैप है। 3 + 4 करेंगे तो ये वाला शब्द जो है बनता जा रहा है। अगला इसी तरह चेक करते हैं, O का संबंध S से है, तो O हमारा 15वें नंबर पे है, और 15 के बाद 4 और जोड़ेंगे तो 16, 17, 18, 19, 15, 4, 19 होता है। इसके जगह पे S है हमारा, तो यहाँ पे भी +4 हो रहा है। तीसरा चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि यही पैटर्न आगे भी फॉलो हो रहा है। R का संबंध अगर देखेंगे तो V से है, तो R कितने नंबर पे यहाँ पे चेक करेंगे, 18वें नंबर पे, और 18, 4, 22 अगर देखेंगे तो 22वें नंबर पे V है, तो यहाँ भी +4 का ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। ठीक है, मतलब ये जितने भी कॉर्नर के जगह पे GSVRIV लिखा गया है, इसमें +4 4 करके इनके स्थान में अगर अगला वाला हम अल्फ़ाबेट देखेंगे तो ये कोड वाला, ये जो कोड है यहाँ पे ये बन रहा है। अब हमें याद करना है सेंट्रल का, तो इन सभी में 4 4 जोड़ने के बाद जो वर्ड बनेगा वही हमारा सेंट्रल का डिकोड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, इसको पहले थोड़ा सा मिटा देते हैं जितना भी लिख लिया है। अब देखिए C यहाँ पे अगर हम देखेंगे सेंट्रल में, तो C तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अगर C तीसरे नंबर पे है तो +4 करके 7वें नंबर वाला शब्द हम लेंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पे आ जाएगा G। दूसरे नंबर, अब देखिए यहाँ पे G से 3 है, तो और भी हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे E है, E 5वें नंबर पे, 5, 4, 9वें नंबर पे I है, तो I देखेंगे। अब GI करके बस एक ही है यहाँ पे वर्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमें और ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये मैच नहीं करता तो हमें और ज़्यादा चेक करना पड़ता है। यहाँ पे 2 ही पता करने में हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन B वाला जो है GIRXVEP, ये हमारा सही उत्तर होगा, तो ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जिस प्रकार डिप्लोमा का संबंध एजुकेशन से है उसी प्रकार ट्रॉफी का संबंध किससे होना चाहिए। अब देखिए डिप्लोमा एक तरह की डिग्री है, ठीक है, और एजुकेशन एक तरह की पढ़ाई है, मतलब ये पढ़ाई करने के बाद एक प्रकार की डिग्री हमें मिल रही है। उसी प्रकार अगर ट्रॉफी की बात करें तो ट्रॉफी भी एक प्रकार की डिग्री है। डिग्री मतलब अचीवमेंट बोल सकते हैं यहाँ पे, और ये मिलता है स्पोर्ट्स करने की वजह से। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, स्पोर्ट्स। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, चैप्टर बुक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार ब्रिक संबंधित है डैश से। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, गलती से रिपीट हो गया है। चैप्टर अगर बुक से संबंधित है तो ब्रिक संबंधित होगा बिल्डिंग से, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, 35 बच्चों की एक कतार में एम का स्थान दाईं ओर से 15वां है और एम और आर के बीच में 10 बच्चे हैं। कतार में बाईं ओर से आर का स्थान कौन सा होगा। तो देखिए इस तरह का हम अगर क्वेश्चन देखते हैं तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था। ये लाइन ड्रॉ कर लेंगे, लाइन में देखेंगे कि 35 बच्चे टोटल है। ठीक है, टोटल बच्चों की संख्या कितनी है, 35 है, 35 है। अब इस कतार में एम का स्थान दाईं ओर से 15वां, मतलब ये इधर से अगर देखा जाए तो ये 15वें नंबर पे एम है। ठीक है, 15वें नंबर पे एम यहाँ पे स्थित है। एम और आर के बीच में 10 बच्चे हैं। ठीक है, अब एम और आर के बीच में देखा जाए तो एम यहाँ, अगर एम यहाँ पे है तो आर यहाँ पे कहीं स्थित होगा, क्योंकि एम और आर बोल रहा है, आर और एम बोलता है तो आर को इस साइड हम रख सकते थे। एम और आर के बीच में 10 बच्चे हैं, तो यहाँ पे 10 जोड़ दीजिए। ठीक है, 10 बच्चे यहाँ पे हटा देंगे। कतार में बाईं ओर से आर का स्थान कौन सा होगा। ठीक है, ये समझना है हमें। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि इसको थोड़ा सा पहले हम मिटा के साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया। एक लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया सबसे पहले, ये कितने बच्चों के लिए, 35 बच्चों के लिए, 35 बच्चों के लिए लाइन हो गया हमारा। अब देखेंगे, कह रहा है कि एम का स्थान दाईं ओर से 15वां है, मतलब ये इस साइड से 15वां स्थान है किसका, एम का। और उसके बाद कह रहा है कि एम और आर के बीच में, मतलब यहाँ पे कहीं आर स्थित है, एम और आर के बीच में 10 बच्चे स्थित हैं
एम और आर के बीच में हमने 10 कर लिया, और ये ऑलरेडी बाएं से 15वां है। इसका मतलब ये हुआ कि 20 बच्चे और इधर हैं, 20 बच्चे इस साइड में और हैं, ठीक है, क्योंकि टोटल 35 है, तो 35 में से 15 इधर हमने निकाल दिया राइट साइड में, तो इधर 20 बच्चे और बचे हुए। अब इसके बाद 10 हमने और ऐड कर लिया, 10 और ऐड कर लिया इनके बीच में, तो ये 20, यहाँ m तक 20, और इसके बाद m से लेके 10 और जोड़ लेंगे, तो m 21वां और 10 31वां, ठीक है। तो r के पहले 31 बच्चे और हैं, मतलब अगर m का स्थान इस साइड से, सॉरी r का स्थान बाएं साइड से देखा जाए तो 32वें नंबर पे आ रहा है, ठीक है। r का स्थान कितने नंबर पे आएगा? 32वें नंबर पे। अब ऑप्शन देखते हैं, 15वां, 5वां, 30वां, यहाँ आंकड़े अपर्याप्त। अच्छा देखिए, यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त कह सकते हैं, ऑप्शंस में ही नहीं दिया गया है। 32 आंकड़े तो ठीक है, 32वां स्थान यहाँ पे हमें मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे 32वां नहीं दिया गया है, तो ये इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है। हो सकता है क्वेश्चन में त्रुटि रही हो ये, ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 है, स्केल का संबंध अगर लंबाई से है तो ओडोमीटर का संबंध किससे होना चाहिए? अब देखिए, स्केल जो है एक लंबाई का मापक यंत्र है, तो ओडोमीटर भी एक मापक यंत्र है, लेकिन ये स्पीड मापता है, ठीक है। गाड़ियों में जो लगा रहता है स्पीडोमीटर, उसको ओडोमीटर भी हम बोलते हैं। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? गति से हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन 12 है, असली का संबंध अगर प्रमाणिक से है तो मृग तृष्णा का संबंध किससे होना चाहिए? अच्छा, असली का मतलब प्रमाणिक हो सकता है, ये दोनों पर्यायवाची टाइप के लग रहे हैं। अगर असली है तो प्रमाणिक है। मृग तृष्णा भी अगर देखा जाए तो इसका पर्यायवाची ऑप्शंस में दिए हो सकते हैं, छवि, वाष्पोत्सर्जन, प्रतिबिंब या भ्रम। तो देखिए, मृग तृष्णा जो है ये गर्मी के दिनों में कोई चीज़ें जहाँ पे उपस्थित नहीं होती है और वो दिखाई देती हैं, उसको बोलते हैं मृग तृष्णा, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो रेगिस्तान वगैरह में इस तरह की चीज़ें दिखाई देती है, और ये भ्रम के वजह से होता है, ठीक है। मृग तृष्णा जो है भ्रम की वजह से होता है, तो ऑप्शन डी भ्रम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, CEG का संबंध अगर EGC से है तो LNP का संबंध किससे होना चाहिए? देखिए, फिर से अल्फ़ाबेटिकल कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, इसमें फिर से हमें नंबर पता करने होंगे, इस वजह से हमने ये ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। आप भी चाहें तो एक बना के रख लें अपने पास, या फिर आप याद कर लें। याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, आपको कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखिए, CEG कैसे है, C तीसरे नंबर पे है, E पाँचवें नंबर पे है और G सातवें नंबर पे, मतलब एक एक गैप करके ये यहाँ पे दिया हुआ है, तीसरा, पाँचवा, सातवां। अब EGC को अगर देखें तो E पाँचवें और G यहाँ पे सातवें स्थान पे है, और फिर से C आ गया, तो C यहाँ पे कितने नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो ये थोड़ा सा आगे वाला एक क्रम ले लिया, मतलब पहले हमारा 3, 5, 7 था, और इसके अनुपात में जो दिया हुआ है वो 5, 7, 3 दे दिया, ठीक है। बस आगे वाला क्रम जो है वो पीछे कर दिया है, ठीक है, ऐसा किया है। अब LNP को अगर हम देखें, LNP को देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, उसके बाद समझ में आएगा। L कितने नंबर पे है यहाँ पे? 12वें, N जो है वो 14वें, और P कितने पे? 16वें, ठीक है, ये बिल्कुल मैच कर रहा है। अब इसके आगे वाला जो वर्ड बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कि NPL हो जाएगा, ठीक है, NPL, जैसा कि CEG और EGC में हमने देखा। जिस प्रकार का संबंध इसमें है उसी प्रकार का संबंध हमें इसमें स्थापित करना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? NLP। अब देखिए, सॉरी, NPL, तो NPL यहाँ पे ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, बताएं कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है। कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, बाढ़, तूफान, धमाका या भूकंप। अब इसमें हमें बताना है कि ये बाकियों से भिन्न कैसे हैं, मतलब कोई एक इसमें ऐसा है जो बाकियों से भिन्न है, 3 एक तरह के होंगे। तो देखिए, बाढ़, तूफान, धमाका और भूकंप। तो देखिए, इसे देखने से समझ में आ रहा है कि जो बाढ़ है, तूफान है और भूकंप है, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये प्राकृतिक रूप से होते हैं। लेकिन धमाका जो है ये प्राकृतिक घटना नहीं है, ये मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला एक घटना हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका अलग हो जाएगा, ये बाकियों से भिन्न है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 15 है, सरोज पश्चिम की ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है। देखिए दिशा से संबंधित क्वेश्चन है। जब भी दिशा से संबंधित क्वेश्चन आए आप इस तरह का डायग्राम बना लेंगे। ऊपर हमारा उत्तर होता है, नीचे होता है दक्षिण NS, जिसको हम लिख लेंगे शॉर्ट में। दाहिने साइड में पूरब होता है और बाएं साइड में होता है पश्चिम, जिसको हम W से प्रदर्शित कर लिए यहाँ पे। अब कह रहा है कि कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है और पुनः कुछ दूर चलने के पश्चात फिर बाएं मुड़ती है और उसका मुख किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले शुरू से क्वेश्चन पढ़ेंगे और यहाँ बिल्कुल सेंटर से उसका चलना प्रारंभ करवाएंगे, हमें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए सरोज पश्चिम ओर सीधे चलना प्रारंभ करती है, मतलब पश्चिम की ओर ये सीधे यहाँ से चलना प्रारंभ करती है। चलो हमने चला दिया इसको। कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ती है। अब देखिए इसका मुख पश्चिम की ओर है, अगर बाएं इसको मुड़ना है तो इधर मुड़ जाएगी ये, ठीक है। बाएं मुड़ती है, पुनः कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह बाएं मुड़ती है। ये कुछ दूर इसने चला और यहाँ से अगर इसका मुख अभी दक्षिण की तरफ है, अगर ये बाएं इसको मुड़ना है तो इधर की तरफ ये मुड़ जाएगी, ठीक है। पुनः कुछ दूर चलने के पश्चात फिर वह बाएं मुड़ती है। अब उसका मुख किस दिशा की ओर जा रहा है, तो ये अब किस दिशा की ओर जा रहा है, पूरब की ओर, ईस्ट की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूरब। अगला क्वेश्चन है, खंड का संबंध अगर भाग से है तो आगे क्या है, यहाँ पे डैश के जगह पे क्या भरा जाएगा। ऑप्शंस में कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है हमारे पास। अब पहले समझते हैं खंड और भाग होता क्या है। खंड मतलब किसी चीज़ का हिस्सा और भाग मतलब भी किसी चीज़ का हिस्सा। 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो उसको खंड या भाग बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, यहाँ पे सिनोनिम्स हैं। अब इसमें देखेंगे कौन सा सिनोनिम है। परत, एक के ऊपर एक, तार का बंडल, अध्याय, कविता, लहरदार, रंगमंच। तो देखिए अगर सिनोनिम्स की बात करें, पर्यायवाची की बात करें, तो परत का मतलब एक के ऊपर एक होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही फिट बैठेगा, बाकी ये 3 नहीं बैठेंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 है, 6 का संबंध अगर 24 से है तो 5 का संबंध किससे होना चाहिए। अब देखेंगे कि 6 से 24 बनाने के लिए हमें क्या करना है। तो सीधे सीधे अगर देखें 6 को 4 से हम मल्टीप्लाई कर दें, गुना कर दें, तो 24 आ जाता है। 5 को 4 से अगर गुना करते हैं तो 20 आता है, 5 चौके 20। ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ये 20 मिल भी रहा है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो हम कोई और ट्रिक अपनाते, लेकिन ऐसा सीधे सीधे अगर मिल जा रहा है तो यही इसका सही तरीका है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का रीजनिंग का आखिरी प्रश्न। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काम की होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेरी हो, किसी तरह का डाउट हो, या कोई आप वीडियो चाहते हो किसी टॉपिक पे, इसी में रीजनिंग में या किसी भी टॉपिक पे, साइंस, जीके, जो भी हो आपका टॉपिक, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसे पूरा करने की। मिलते हैं इसी तरह के एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।